अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 27वीं तरमीम की दोनों ऐवानों से मंजूरी के हवाले से, मगर इससे पहले हमारे पास ज़राए के हवाले से एक अहम खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी ने कल बरोज़ जुमा नमाज से कबल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। फुल कोर्ट इजलास में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शिरकत मुतवक्के है। इम्कान है कि इस इजलास में 27वीं तरमीम का जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर बलोच से। आमिर, कहिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल फुल कोर्ट जो है इजलास बुलाया गया है। जी देखें, जो 27वीं यानी तरमीम है, इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको जो जस्टिस हैं मंसूर अली खान और उनके साथ साथ जो जस्टिस अतर मनीला है और उनके साथ साथ जो सलाउद्दीन पंवार हैं, इनकी जानिब से खतूत लिखे गए थे कि जो फुल कोर्ट है फुल कोर्ट बुलाया जाए और जो 27वीं यानी तरमीम है उसके जो अमूर हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि जो 27वीं यानी तरमीम है इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जो अदलिया को मुशावरत के लिए नहीं बुलाया गया था, जिसकी वजह से जो ये 27वीं तरमीम है ये इसमें जो शक व शुबहात हैं, इस हवाले से उन्होंने खतूत लिखे थे, जिसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस यहया अफरीदी, उन्होंने कल फुल कोर्ट इजलास बुलाया जो जुम्मा नमाज से कबल ये फुल कोर्ट इजलास होगा और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस होंगे वो शिरकत करेंगे और जो इजलास है इजलास में ख़ास तौर पर 27वीं यानी तरमीम के हवाले से जो अमूर हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे। जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवार है उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस को खत लिख कर 27वीं यानी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा जो सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार और जो उनके साथ साथ जो साबिक सदूर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके साथ साथ जो दीगर एसोसिएशन हैं, उनकी जानिब से भी जो खतूत हैं वो लिखे गए थे और कहा गया था कि जो 27वीं यानी तरमीम है उनके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया है कि जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें मुशावरत के लिए नहीं बुलाया गया और ना ही अदलिया से किसी किस्म की मुशावरत की, और 27वीं यानी तरमीम ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से है तो किसी भी अदलिया के किसी नुमाइंदे के साथ मुशावरत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये इसमें शकूक व शुबहात हैं और हमें इस के ऊपर जो अदलिया है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यहया अफरीदी वो सिर्फ गार्डियन नहीं, इसके जो सुप्रीम कोर्ट के गार्डियन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो इसलिए जो यहया अफरीदी हैं ये फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और कोशिश करें कि ये जो 27वीं यानी तरमीम है इसके ऊपर पूरी अदलिया को जो मुशावरत के लिए बुलाएं। जो हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। तो अच्छा आमिर, हमें ये कहिएगा कि कौन कौन से जजेस की जानिब से खतूत लिखे गए और उसमें क्या गुफ्तगू की गई। दूसरा, इजलास के टाइम के हवाले से मालूम हो सका? आज देखिए, जो कल इजलास है इजलास मुमकिन तौर पर दिन 11 से 12 के दरमियान हो सकता है। अभी तक पूरा टाइम टेबल सामने नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि जुम्मा नमाज है, जुम्मा नमाज से पहले ये इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं तमाम जजेस शिरकत करेंगे और जो 27वीं यानी तरमीम है उसके अमूर पर गौर किया जाएगा। और इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं 27वीं यानी तरमीम की, जिसमें एक जो साबिक चीफ जस्टिस है वो उन्होंने दायर किया है और इसके साथ साथ जो दूसरी एक वकील है, वकीलों ने मिलकर, एक वकील के साथ साथ 5 और वकील भी थे, इन्होंने मिलकर एक दरख्वास्त दी है, जिनमें से जो वकील है वो असद रहीम है, जबकि जो साबिक चीफ जस्टिस है ख्वाजा जवाद एस, उनकी जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत है और इसके लिए जो सुप्रीम को जो इख्तियारात हैं वो किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किए जा सकते। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कानून की सदारती तौसीक है उससे कबल कानून पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे चुकी है। कल जो है वो इजलास बुलाया गया फुल कोर्ट। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट क्या। आमिर बलोच आपको बताएंगे कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी 27वीं यानी तरमीम की नई तरमीम को 2/3 अक्सरियत से एक बार फिर मंजूर कर लिया। इस तारीखी तरमीम के बाद संगीन गद्दारी के मुकदमात अब किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेंगे और चीफ जस्टिस के अहदे की नई तारीफ के साथ वफाकी आईनी अदालत के क़याम की राह हमवार हो गई है। सेनेट में ऐवान के अंदर अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की और एहतजाज किया, लेकिन तरमीम शिकवार मंजूर करके कानून साजी मुकम्मल कर ली है, जिससे आईनी अमूर में एक नया बाब रकम हुआ है। सेनेट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म
आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। इजलास में तीनों फ़ौज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के शामिल होंगे अफसर और बड़े पैमाने पर तब्दीलियों और नए कवायद ज़वाबित की मंजूरी मुतवक्के है। इन तरामीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश और आइनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत की जाएगी, जबकि अहम ओहदों पर फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ दी एयरफोर्स के एजाज़ात भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली से खिताब किए गए हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है पहले वो आपको दिखा देते हैं। वो सर जो प्रोविजंस हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ दिया गया है। आर्टिकल 176 में ये कह दिया गया है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है, यानी जो उनकी पोजीशन है, ये सर एक पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और जो मौजूदा इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तरर की गुफ्तगू आपने सुनी। अब अली ज़फ़र साहब की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है वो आपको सुनाते हैं। जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे तो ये आप शायद गिनती तो करा लें, अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए दो, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63 ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म ने इसहाक डार ने इस पर जवाब दिया है, वो देखते हैं कि उनका क्या जवाब था। अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना पार्टी लाइन के खिलाफ इस डिफेक्शन, यानी चॉइस इज़ देयर कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कीमत क्या होगी, और वो कीमत जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके बाद होती है। जितने कागजात हैं इसके ऊपर ऐसे नाम लिखे होते हैं, वो जब फाड़ के आप ज़मीन पे फेंक तो उस पर चलते हैं, तो मेरा तो ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसे बड़े नामों, चाहे वो इंसान के रखे हुए हैं लेकिन है तो उसी तरह स्क्राइब है ना जी, अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, राजा कमरुल रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राजा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम जो है 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। आप नई तरमीम के हवाले से क्या समझते हैं, कौन कौन से चेंजेस आएंगे आप? इसमें जो दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में 27वीं आइनी तरमीम की गई है, और उनमें से एक सब्जेक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम है कि जिसकी कोई ना मुतालबा ने आया है ना उसके लिए डिस्कशन नहीं है। वो इससे बहुत पहले, आज से 2 दहाइयों कबल जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, और सिर्फ 2 जमातों ने नहीं बल्कि कोई दर्जन भर दीगर जमातों ने भी सब्सिक्वेंटली उस पर साइन किए थे। और ये दुनिया के कोई 80 से ज़ायद ममालिक में मौजूद है कि जिसमें कि एक अलग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हुई है। तो इससे एक तब्दीली जरूर आएगी कि जो अदालतों पे बोझ था ज्यादा और 3-3 नस्लें लग जाती थी, वो एक वजन कम होगा, और स्पेशलाइजेशन का दौर है। हर चीज जो है वो वाली बात अब खत्म हो गई कि वो कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होंगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं, जो डे टू डे गवर्नमेंट के रनिंग के अफेयर्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, दीगर चीज़ें जिनका ताल्लुक जो है आइनी और कानूनी और खुसूसन हुकूमती अमूर से है, तो ये उसके साथ होंगी। और जो हमारा रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या इवन सिविल जस्टिस सिस्टम है, बैंकिंग है, मुआशी मामलात हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो दीगर सारे जो हैं वो उस पर साबिक उसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो दायरा कार में होंगे। तो ये तो इसमें दूसरी जो तब्दीली है वो मुल्क की दफा और सलामती के लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो भी दुनिया में कोई नया फिनोमेना नहीं है। दुनिया के में अक्सरियती ममालिक में सेंट्रल कमांड का सिस्टम मौजूद है, और वो एक ज्यादा मरबूत होता है, ज्यादा दफा के लिए काबिल अमल होता है, जहाँ पर एक सेंट्रल कमांड होती है। और पाकिस्तान में भी 73 के आइन से पहले एक CNC यानी कमांडर इन चीफ, जो कि तीनों मुसल्लह अफवाज के होते थे, वो मौजूद थे। तो ये दोनों मामलात में, यानी दफा के मामलात में भी जिन हालात से पाकिस्तान आज 2-4 है,
آپ ایسٹرن بارڈر کے معاملات دیکھ لیں, آپ ابھی پھر ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. اسی طرح جو پراکسیز ہیں افغانستان کے تھرو انڈین وہ کام کر رہی ہیں, روز دہشت گردی کے واقعات ہیں, بارڈرز غیر محفوظ ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہماری یہ جو موجودہ تبدیلیاں ہیں وہ ایک بہت اچھا سنگ میل ثابت ہوں گے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. چیف جسٹس کے عہدے کی نئی تعریف جو ہے آئینی توازن میں یہ کس طرح سے اثر ڈالے گی, اور 27ویں آئینی ترمیم کو ملکی سیاسی منظرنامے میں آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت شکریہ. اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جس طرح سے آئینی ترمیم سینٹ میں منظور کروائی گئی ہے اور ارکان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں, میرا خیال ہے اس پہ بالکل حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے, ان سے سوال کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جس دور پہ ہم تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف کا دور, اس میں ہمیں یاد ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی تو وہ خفیہ رائے دہی سے جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل دی گئی. تو اب اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے لوگ اوپنلی جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ پارٹیز جو ہے وہ بالکل اخلاقیات کو مد نظر نہیں رکھ رہی, بلکہ اس کے اوپر اس کی جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں. وہ سینیٹرز اپنے خود مان رہے ہیں کہ جو ان کے گھر میں گرفتاریاں ہو. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم کی جو بنیاد میں جو نیت کا معاملہ ہے وہ اس چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے. دوسرا معاملہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ میں یہ جو ایک حکومتی دلیل دی جاتی ہے کہ جی مقدمات کا بڑا بوجھ تھا اور اس کی وجہ سے ایک آئینی عدالت بہت ضروری ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آئینی معاملات کے کوئی 1000 سے زائد مقدمات ہوں گے. لیس دین 1000 ہی رہے ہیں ہمیشہ, اور میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بہت کم تعداد ہے. لیکن دوسری جانب جو لوئر کورٹس میں جو لاکھوں لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, فیصلے نہیں ہوتے, نہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں نہ ہی 27ویں آئینی ترمیم میں اس کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ جی ہم مقدمات کو کس طرح سے بہتر کریں, پروسیکیوشن کے معاملات کو کس طرح سے بہتر کریں. تو عوامی مفاد میں تو مجھے بالکل یہ دونوں ترامیم نہیں لگتی. تیسرا معاملہ اسی سے جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ الزام لگاتے تھے کہ جی جسٹس ثاقب نثار ہیں, جسٹس بندیال ہیں, ایک مخصوص بینچ ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. تو اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہی ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہیں. تو ہم وہ تمام شکایات جو ہمیں تحریک انصاف سے تھیں, مثال کے طور پہ وہ نظام کا تسلسل چاہتے ہیں, 5-10 سال آگے سسٹم کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اب بھی وہی ہو رہا ہے. پی ٹی ایم ان پہ الزام لگاتی تھی کہ آپ عدلیہ کو اپنے من پسند فیصلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کے مخصوص ججز ہیں. اب موجودہ دور میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہو رہا ہے. جو پسندیدہ جج ہیں ان کو بچانے کے لیے عمر میں توسیع کر دی جاتی ہے. اسی طرح الزام لگایا جاتا تھا کہ جی اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے, انسانی حقوق کی, شہری حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس بنیاد پر حکومت آئی تھی یا جس بنیاد پہ وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کو, وہ تمام جو خصوصیات ہیں وہ 1, 2, 3 کر کے اس پہ ان سے زیادہ عمل کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کسی عوامی مفاد میں دیکھ سکتے ہیں ترمیم کو, یا اعلیٰ عدلیہ کی جو خود مختاری ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات اس طرح سے ہیں. باقاعدہ طور پر اس کی ایک متنازعہ حیثیت ہے, اور جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کو راتوں رات ایگزیکیوٹ کیا گیا اور 27ویں آئینی ترمیم کو جس طرح سے سامنے لایا گیا, تو یہ پورا جو پروسیس ہے اس پہ بہت سے کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جانب آؤں گی راجہ صاحب. سنگین غداری کے مقدمات جو ہیں اب عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا فیصلہ ہے؟ بالکل. دیکھیں اس پہ پروس اینڈ کونس تو بات تو کی جا سکتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان کو آپ کیا انہیں سنجیدہ نوعیت میں نہیں لینا چاہیے, کیا وہ سنگین نوعیت یعنی جو سنگین غداری, آپ دیکھیں کہ غداری کی دنیا کے مختلف ہسٹری میں بھی اکراس دا ہسٹری بھی دیکھیں تو اس کی کیا سزا رہی ہے تاریخی طور پر ہر قسم کے ادوار میں. تو کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ ہمیں کریٹ کرنی پڑیں گی, خصوصاً ان معاملات میں جب ملک کی بقا اور سلامتی بھی خطرے میں ہو. یعنی یہ کوئی عام حد کے عزت کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, ریویو نہیں ہو سکتا یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
बात कहाँ पे है? संगीन गद्दारी पे, यानी मुल्क की बका सलामती, उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके खिलाफ अगर कोई चीज आती है और वो साबित हो जाती है, ये कोर्ट डिसीजन के बाद की बात हो रही है, किसी मुकदमे में नहीं बात हो रही कि जी मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं, ये अदालती जब कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद की बात हो रही है। तो वो बुनियादी तौर पर उन चीजों से कि जो कानूनी मुश्किलातियों के थ्रू जो है वो ऐसे अगर अनासर को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है निज़ामी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या समझते हैं? अपोजिशन ने मुखालफत की, उसके बावजूद तरमीम जो है मंजूर हो गई, इसको आप कैसा पैगाम समझते हैं? और आइनी तरमीम के बाद मुल्की मईशत और पार्लिमानी निज़ाम पर मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पहली तो गुजारिश ये है कि जब एक फरीक से कहा जाए कि वो गुफ्तगू करे तो दूसरे को मुनासिब नहीं लगता कि वो उसको इंटरप्ट करे। मेरा ख्याल है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और जमहूरी रवायात को आगे लेके चलना चाहिए। जहां तक इस्तिस्ना का मामला है तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं, अजरबैजान और बेलारूस, कि जिसके अंदर इस तरह की बात जो है वो की गई है। इवन तुर्की के अंदर भी जो है वो पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। और बाकी दुनिया में जहां जहां बादशाहते हैं, जहां जहां सुप्रीम लीडर्स हैं और जमहूरियत नहीं है, ईरान है, मशरिक वस्ता के मुल्क हैं, रूस है, वहां पर इस तरह के मामलात हैं। तो किसी भी जमहूरी रियासत के अंदर इस तरह का कोई रुझान, कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब आप इंडेमनिटी की, इस्तिस्ना की, इम्यूनिटी की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप रियासत के उस स्ट्रक्चर को हिला देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर रियासत खड़ी होती है। मैं और आप जो काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे हमें जवाबदेही का एहसास अगर नहीं होगा तो ये मुआशरा जो है किसी और तरफ चल पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह के मामलात से आप कि कोई गैर मुतनाज़िया हैसियत जो है वो किसी की करेंगे। तो इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पर मुआशरे चलते हैं। किसी भी जगह पर, खा वो इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, सदर पाकिस्तान, अगर जवाबदेही का तस्वुर ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये मुआशरा क्या बनेगा? मुआशरे तो चलते ही अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पर। ठीक है राजा साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या समझते हैं आइनी तरामीम के बाद पार्लिमानी अमूर और अदलिया के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? अभी से आपसे बात करने से पहले हमारे नुमाइंदे से बात हुई है और एक खबर हम तक आई है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल फुल कोर्ट बेंच बुला लिया गया और 27वीं आइनी तरमीम पर ही बातचीत होगी। तो क्या समझते हैं आप? इसमें थोड़ी सी एक तो एम्बिग्विटी है कि आया फुल कोर्ट बेंच बनाया गया है या फुल कोर्ट कोई मीटिंग जी इजलास बुला लिया गया, फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। इजलास की नोयत और होती है, वो अदालती नहीं होती, वो तो एक इनफॉर्मल डिस्कशन या उसका कोई अदालती जो फैसला से ना कोई ताल्लुक होता है, ना उसकी अदालती हैसियत होती है। तो ये इससे पहले फुल कोर्ट इजलास जो है वो होते रहे, तो ये बेंच नहीं है एक बात। दूसरी मैं भी अपने भाई की खिदमत, वो कह रहे थे कि इंटरप्शन, तो मुझे नहीं समझ आई कि उनको किसने इंटरप्ट किया, किस गंवार ने या किस बहुत पढ़े लिखे ने, तो ये शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। तीसरी बात यह है कि ये जो आपने अभी सवाल किया था कि आम लोगों के लिए इसमें क्या है और इसका फायदा क्या होगा, तो देखें, एक तो पहला जो उसका एक कंपोनेंट है जिसका ताल्लुक हमारी मिलिट्री इस्लाहात से है, अस्करी नोयत की उसमें चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, उसका फायदा डेफिनेटली रियासत की जब बका को होता है। अगर आप तसव्वुर करें कि ये जो जंग हुई है अभी मई में, और अगर अल्लाह ना करे खुदा न ख्वास्ता कहीं और ऐसी नौबत आती है, तो उसमें अगर पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक अगर शिकस्त होती है तो उसका क्या लोगों को नुकसान नहीं है? और क्या ठीक है राजा साहब, आपका ये मौक़िफ़ है कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है ये अवामी मफाद में है। बहुत शुक्रिया। अफगान तालिबान हुकूमत ने मुल्क के ताजरों को पाकिस्तान के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का हुक्म देते हुए 3 माह की मोहलत दे दी है। नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने हिदायत की है कि ताजर अब पाकिस्तान की बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ जाएँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पाक अफगान तिजारत पहले ही मुतासर हुई है। सरहदें बंद होने से आमदोरफ्त महदूद हो चुकी है और तिजारत तकरीबन मुअत्तल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ ने सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते तिजारत बंद करता है तो इससे हमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। उनके मुताबिक आमदरफ्त कम होने से दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से ताल्लुक़ की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, पहले वो देख लेते हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है और ख़ुद हमने कितनी दफ़ा उनको जाके ये बताया है सारा कुछ, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वो उसी तरह दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनको खुलेआम फिरने दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था, ना उसे पाकिस्तानी ज़बान आती थी, ना उसको पाकिस्तान की करेंसी का पता था। हमारे पास इन दोनों वाक़यात के शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बिना पर हमने अफगानिस्तान और भारत का नाम लिया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके और वाना कैडेट कॉलेज के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। गिरफ्तार अफराद से हासिल शवाहिद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की मुदाखलत की तरफ एक इशारा है। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के मकरू अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो चुके हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशत और इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, माहिर है बैन अक़वामी अमूर के अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ताजरों को 3 माह में तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का हुक्म दिया है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे सियासी और इक़्तिसादी वजूहात क्या हो सकती हैं और पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये एब्सर्डिटी है अफगान तालिबान के बिहाफ पे। ये उसी तरह है जिस तरह अभी चंद दिन पहले इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे वो पोस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की तो हम एयर स्ट्राइक्स का जवाब एयर स्ट्राइक से देंगे। सो उसी तरह की एब्सर्डिटी है। ये जो ट्रांजिट ट्रेड है इस पे 100% जो इसका जो बेनिफिट है वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए। अगर ये ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देते हैं तो उससे पाकिस्तान को तो किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, अफगानिस्तान इज, एंड अफगानिस्तान इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। जो सारी ट्रेड वहां पे जा रही है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटरिक है, सिर्फ एक यूजलेस स्टेटमेंट है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। और एक दफा पाकिस्तान ने अगर डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड इनकी बंद हम परमानेंटली कर देंगे तो ये अफगान घुटनों पे आ जाएंगे। और अभी इसके अंदर एक और एस्पेक्ट भी है कि ये जो अफगान तालिबान की जो 15 से 20 लोग इस वक्त द बैंड ऑफ गैंगस्टर दैट इज रूलिंग काबुल, वो बिल्कुल अलूफ हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी आवाम की जरूरियात से, आवाम की नीड से और आवाम की पल से। वो ताकत के बल पे आए हैं, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और वो वहां पे बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान की आवाम तो हाईली डिपेंडेंट है उस ट्रेड के ऊपर जो वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, उनका गुजारा नहीं है उसके बगैर। और ये एक और क्लियर एक डिवाइड है बिटवीन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान और ये 10-12 लोग जो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, एब्सोल्युटली पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि तुम कल बंद कर रहे हो, तुम आज बंद करो। और पाकिस्तान ने जब भी हमने पिछले कुछ अरसे में भी आप देखेंगे जब भी हमने ट्रांजिट ट्रेड को थोड़े दिनों के लिए बंद किया या रोका है तो सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई अफगानियों की तरफ से आता है। सो ये हकीकत है। अफगानियों के पास क्या ऑप्शंस हैं जो कहा जा रहा है कि अपना इस बॉर्डर से किसी और बॉर्डर की तरफ जाएं? कोई और बॉर्डर है नहीं जाने के लिए ना, यही तो बात है। ये हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर अफगानों के पास कोई और बॉर्डर मौजूद होता ट्रेड करने के लिए तो अब से 70 साल पहले ये जा चुके होते। जितनी इनको पाकिस्तान से के साथ इनका जो प्रॉब्लम्स रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी सिविल वॉर ये 47 के बाद से करवाते हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अल्लाह की तरफ से। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि ट्रेड के ऊपर ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान के। ये तो पुराना एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है ना। सेंट्रल एशिया में जब सोवियत यूनियन नीचे की तरफ आ रहा था तो सेंट्रल एशिया के बाद अफगानिस्तान पे अटैक करने का उसका एक मकसद ये भी था कि हमने गवादर के वार्म वाटर्स तक जाना है क्योंकि नियरेस्ट क्लोजेस्ट वार्म वाटर्स यहीं से जाते हैं। चाबहार जो है उस तरीके से इनको फैसिलिटेट नहीं करती। अगर ओवरहेड ये कोई सॉर्टीज वगैरह के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करें तो वो गुड्स से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। सो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, करके देख लें। अच्छा, वज़ीर दिफा ने इस पर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि सरहदें बंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे दहशतगर्दी कम होगी। आप क्या समझते हैं ये मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त है? और दूसरा, तालिबान हुकूमत और फितनल खवारिज के अज़ाइम से खित्ते में सलामती पर क्या असरात मुरतब होंगे, आप क्या समझते हैं? देखें, इंतहाई इमेच्योरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान गवर्नमेंट कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक दहशतगर्द तंजीम
کو انہوں نے سلیکٹ کیا پاکستان کے اوپر. یہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو the history is going to be very brutal against them کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی. لوگ جب تاریخ پڑھیں گے تو وہ حیران ہوں گے کہ اتنے بیوقوف لوگ کیسے ہو سکتے ہیں. اور ایک دہشت گرد تنظیم جو کہ آج نہیں تو کل مکمل طور پہ انہائلیٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا, انہوں نے اس کو ترجیح دی اپنے شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے پاکستان کے اوپر. سو باقی جو یہ ساری ٹرانزٹ ٹریڈ ہو گئی یا جو افغان ریفیوجیز یہاں پہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی ڈیپینڈنس ہے افغانستان کے, تو کئی صوبوں میں کرنسی بھی پاکستان کی چلتی ہے, جو غلہ اور اناج ان کو پاکستان سے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں جو آج نہیں تو کل پاکستان کی حکومت ڈپلوائے کرے گی افغان طالبان کو ٹو برنگ دیم ان لائن. سو یہ دہشت گردی کو جو کم کرنے والی بات ہے, تو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے, اس سے ایک تو بارڈر اس کو اگر بند کیا جائے گا تو اٹ ول ڈیفینیٹلی پٹ پریشر آن دا افغان گورنمنٹ اینڈ افغانستان کے جو بھی اس وقت امور کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا کہ وہ دہشت گردی کو روکے. تو اس طریقے سے ایز اے پریشر ٹیکٹک آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کو روک کے ان کو پریشر ڈال سکتے ہیں کہ دہشت گردی کو بند کریں. اب ایک بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شری لنکن ٹیم سے 90 منٹ طویل ملاقات میں تمام تحفظات دور کی اور فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی. محسن نقوی نے واضح کیا کہ وہ ذاتی طور پر کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے, جبکہ شری لنکن کھلاڑیوں کی فیملیز کو بھی پاکستان آ کر میچز دیکھنے کی دعوت دی گئی. اسی اعتماد کے نتیجے میں شری لنکن کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا حتمی فیصلہ کیا. پی سی بی نے ون ڈے سیریز اور 6 ملکی ٹورنامنٹ کے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا, جس کے مطابق تمام میچز اب راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر کے دوران ہوں گے. اسی پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں. ان کے بورڈ نے, ان کے پلیئرز نے بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا, اور انہوں نے یہاں رہنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسرن تھے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہ سارے کے سارے کنسرن دور کریں. ہمارے فیلڈ مارشل نے خود ان کے ڈیفنس منسٹر سے سیکرٹری سے بات کی اور ان کو کنونس کیا اور پورا شور کرایا سیکیورٹی کے لیے. زمبابوے کی ٹیم بھی کل رات پہنچ چکی ہوئی ہے, اور اب ہمارے جو میچز باقی رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہم پنڈی میں کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ توصیف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شری لنکن ٹیم کی جانب سے پاکستان میں رہنے کا جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, زبردست. ہم پلیئر اور آئی تھنک پورا پاکستان جو ہے ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے جو ہے ہم پہ اعتماد کیا, ہماری فورسز پہ اعتماد کیا. ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا ایکچولی, اور اتنے کریڈٹ دیتا ہوں کرکٹ بورڈ اور نقوی صاحب اور ظاہر ہماری فورسز کو کہ آنند فانند میں جو ہے نا ان کو فوری جو ہے نا ہم نے راضی کر لیا, اور یہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے. اور ان کو تو ہم ڈیفینیٹلی پہلے اپریشیٹ کریں گے سری لنکن پورے کرکٹ بورڈ کو اور ان کے مینجمنٹ کو, کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کو ایک اچھا جسٹر پیش کیا ہے, اور ہم شکر گزار ہیں پوری پاکستان ان کا. اور یقینی طور پہ جو لوگ یہ کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کل سے مشکل پڑی ہوئی تھی پورے اس انڈیا میں, اور وہ تو بس ان کی بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی کام کریں کہ سارے پلیئروں کو اٹھا کے لے جائیں. بٹ آئی تھنک اٹ گوز ٹو ڈیفینیٹلی سری لنکا, اور ہماری فورسز اور نقوی صاحب نے بہت کوئکلی جو ہے نا اس پہ ری ایکشن کیا. ٹھیک. توصیف صاحب کیا سمجھتے ہیں اب ہماری جو ٹیم ہے یا ٹیم مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کھیل کے دوران اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, ایک تو اب ان کو سری لنکن کو اتنا اعتماد کیا اور وہ فوری راضی ہوئے. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جو ان کو سیکیورٹی ملے گی اس سے تو ان کو بالکل وہ ہو جانا چاہیے, اور ظاہر ہے آپ کھیل پہ دھیان دیں. اور میرا خیال ہے کہ ایسا مجھے جو ظاہر ہے کہ میچز سارے اسلام آباد میں چلے گئے اور وہاں پر ساری سیکیورٹی ہماری اور جگہوں سے زیادہ ہوتی ہے. اور آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا گیم پہ ہمیں فوکس کریں, یہ چھوڑتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے جو ہے جب باہر کی ٹیم جو ہے جو کھیل رہی ہے تو ہمیں تو ویسے بھی ظاہر سب نے شکریہ ادا کیا ہے, اور گیم پہ میرا خیال ہے کہ دھیان دیں. اب توصیف صاحب آپ نے دیکھا کہ شروع سے ہی جب بھی کوئی معاملہ ہو شری لنکن ٹیم کی جانب سے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ابھی دوبارہ سے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا خوش آئند ہے اور پوری دنیا کو ایک پازیٹیو میسج ہے؟
या पॉजिटिव मैसेज भी गया और सबने देखा। और जब से हमने इंडिया को मुश्किलात डाली हैं, अब मैं उसके फिर पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कभी भी फिर मुश्किलात डालने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि कल उन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू किया, तो आई थिंक ख्याल है उन्होंने हमारे साथ जिस तरह किया है, और मैं तो काफी इनके खिलाफ खेला भी हूँ। और जहाँ तक हमारी फोर्सेस का ताल्लुक है, मुझे तो याद है अच्छी तरह के पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, PSL हमारा, और गोरे तो बहुत ही परेशान होते थे। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट था, बहुत मुश्किलात थी, लेकिन डीन जॉन जो इस वक्त फौत हो गए वो, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया उनको। और जब वो यहाँ आए हैं, गोरे थोड़े खौफजदा जरूर थे, लेकिन उनको जब मैं वसीम अकरम ये सब ने उनको बहुत ज्यादा वो किया कि कुछ होने वाला नहीं है, तो जब यहाँ उतरे तो देखने से ताल्लुक था कि उनको जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो वो तो हैरान रह गए इस चीज पे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब बेफिक्र होकर खेलना चाहिए। हमारी फोर्सेस, हमारे फौजी जवान, ये सब इंशाल्लाह अपने उस पर, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया, हमें पता है ना कि क्रिएट कर रहा है। अब इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें कि भाई ये कुछ और भी हरकतें जरूर कर सकता है, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, इतनी मार पड़ी है उनको। बिल्कुल, और एक मैसेज जो है ये इंडिया और पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान कितना पुरअमन है, पाकिस्तान के लोग कितने पुरअमन है। बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक और हम गुफ्तगू करेंगे फैसलाबाद में शहरी पर तशद्दुद की वायरल वीडियो ने ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आम शहरियों में भी शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार ने शहरी पर मोटरसाइकिल टकराने के बाद बेदर्दी से तशद्दुद किया, जो कि वीडियो जो है आपने देखा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज़ इबाद से। शहरोज़, कहिएगा ये मामला क्या था? देखिए, ये थाना बटाला कॉलोनी का इलाका है। सत्याना रोड पर सलीमी चौक में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मोटरसाइकिल सवार जी नहीं जानता था कि ये कार सवार जो है बाद में पुलिस एहलकार ही निकलेगा। जैसे ही ये मामला हुआ तो वो जो साहिब थे कार के अंदर, वो निकले हैं और उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, कारों में गई, तो फिर तो पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया और पता चला कि ये जो है वो एक मुलाजिम हैं और ये कांस्टेबल हैं। कार्रवाई हुई इनके खिलाफ कोई? बिल्कुल, मुकदमा भी बाकायदा तौर पर दर्ज हो गया है और करीबी अमल में लाई गई है। SP ट्रैफिक जो मिर्जा अंजम कमाल है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। उनका कहना है कि ये हमारे नीचे ही जो है वो काम कर रहा है, पेट्रोलिंग पुलिस में है, तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। ठीक है, कानून के मुताबिक कार्रवाई। बहुत शुक्रिया। शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।